नमस्कार, मैं बलवीर सिंह, प्रवक्ता BD बजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर। आज आपको वाणिज्य विषय के अधिकोषण तत्व के बारे में बताएंगे। हमारा आज का विषय है वस्तु विनिमय का आशय और मुद्रा के कारण उसका समाधान। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं और मुद्रा ने उनको किस प्रकार से दूर किया। बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय के बारे में आपको बताया गया था कि वस्तु विनिमय वस्तु से बदले में वस्तु का विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय में अपनी कुछ समस्याएं आई थी। वो समस्या क्या थी? मापन की समस्या, विभाजन की समस्या, संचय की समस्या, हस्तांतरण की समस्या, स्थानांतरण की समस्या। और इन्हीं कारणों से संभवतः मुद्रा का जन्म हुआ। जो वस्तु विनिमय की हमारी कठिनाइयां थी, उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए वस्तु विनिमय का जन्म हुआ। मुद्रा का उद्गम हम ये जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे आविष्कार होता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसलिए सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। आवश्यकताओं का अगर हम यहाँ वर्गीकरण करते हैं तो आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली आवश्यक आवश्यकता, जिसमें केवल रोटी कपड़ा और मकान आता है। दूसरी आवश्यकता हमारे पास आरामदायक होती है। जब हम रोटी कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो ऐसी दशा में फिर हम लेकर आते हैं अपनी आराम की आवश्यकता को। जब हमारी आराम की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हम लेकर आते हैं अपनी विलासता की आवश्यकता को। विलासता की आवश्यकता में शराब हो सकता है, बहुत अच्छा मकान हो सकता है, मकान आवश्यकता से बड़ा हो सकता है, इस प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। और मनुष्य को वस्तु विनिमय से अपनी आवश्यकता को पूरा करने में समस्या आने लगी। जब हमारी आवश्यकता बढ़ी तो अब हुआ क्या, हमारे पास वस्तु विनिमय में आवश्यकता को पूरा करने में समस्या आने लगी। अर्थात वस्तु विनिमय के दोष मनुष्य और उपभोग के बीच अपना प्रभाव डालने लगे। वस्तु विनिमय के जो हमारे दोष हैं, वो दोष कौन से थे? मापन, विभाजन, संचय आदि। उसके दोष जो हैं वह जो है आवश्यकता को पूरा करने में अपना प्रभाव डालने लगे और वैकल्पिक आवश्यकता आपको पड़ने लगी। और उस वैकल्पिक आवश्यकता में उसने क्या चीज अपनाई? मुद्रा को अपना लिया। सबसे पहले मुद्रा उद्गम के सिद्धांत। मुद्रा उद्गम के सिद्धांत निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। मुद्रा का आविष्कार, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक का मतलब बहुत अपने आप ही, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत। और नंबर 3 पर है वस्तु विनिमय के दोषों से मुद्रा विकास का सिद्धांत। अब मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में मुद्रा के आविष्कार का किसी प्रकार का परिमाण नहीं है। मुद्रा कैसे उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, इसका कोई भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है। और ऐसा माना गया है कि मुद्रा का जन्म स्वतः ही आकस्मिक रूप से हो गया। विद्वान लोग ये कहते हैं कि मुद्रा का जन्म आकस्मिक रूप से ऑटोमेटिकल हो गया। जैसे जैसे वस्तु विनिमय की कठिनाइयां आने लगी, मुद्रा का जन्म आकस्मिक रूप से हो गया। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का उद्गम हुआ और प्राचीन काल में लेन देन के सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा का आकस्मिक जन्म माना गया। मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय का माध्यम जो विनिमय वस्तु विनिमय हमारा चलता था, उसके रूप में मुद्रा का उद्गम हुआ
मुद्रा का उद्गम वैसे ये माना गया है कि इटली से प्रारंभ हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी कोई हमारे पास परिमाण नहीं है कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ है। इस संदर्भ में फिंडले व स्पार्लिंग लिखते हैं कि मुद्रा का जन्म स्वतः ही आकस्मिक रूप से हुआ है। नंबर 2 पर है मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की उत्पत्ति का कारण वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को माना गया है। मतलब जो वस्तु विनिमय की हमारी कठिनाइयां थी, जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि वस्तु विनिमय की जो हमारी कठिनाइयां आई हैं, और हमारे पास मुद्रा का जन्म स्वतः ही हो गया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर मनुष्य की सोच किसी नए आविष्कार के बारे में क्रमिक आधार पर जाने लगी, और इसी सोच ने मुद्रा के क्रमिक विकास के सिद्धांत को जन्म दे दिया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ी, और उस बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, अपनी सोच, एक नई सोच को जन्म दिया। नई सोच ने नए आविष्कार को जन्म दिया, नए आविष्कार ने क्रमिक विकास को जन्म दिया, और क्रमिक विकास ने मुद्रा को जन्म दिया। ये मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत जाना गया है। नंबर नेक्स्ट है वस्तु विनिमय के दोष से मुद्रा का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्तु विनिमय के मुद्रा का जन्म हुआ, ये तो कंफर्म है, लेकिन क्यों हुआ इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन ये कंफर्म बिल्कुल माना जाता है कि मुद्रा का जो जन्म हुआ है वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करने के लिए हुआ था। वस्तु विनिमय के दोष जितने भी हमारे रहे हैं बच्चों, जितने भी दोष हमारे रहे हैं, वो दोष मुद्रा के जन्म के जनक माने गए हैं। क्या माना गया? माना गया है कि एक भैंस बराबर 5 बकरियां या 6 बकरियां, लेकिन वह बकरी बेचना चाहता है मात्र 3। अब 3 जब बकरी बेचना चाहता है तो अब बकरी का विभाजन करें या भैंस का विभाजन करें, ये समस्या हमारी आने लगी। अगला क्या है हमारे पास है संचय। संचय का मतलब है कि हम संचय करेंगे। संचय का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि हमने जो संचय करने की जो प्रक्रिया अपनाई है, संचय करने की प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए रखनी है। अगला जो अध्याय है उसमें वस्तु विनिमय के दोषों से मुद्रा विकास का सिद्धांत, ये नंबर 3 पॉइंट है। और ऐसा माना गया है इसमें कि मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय के विशेष दोष, वस्तु विनिमय के बहुत सारे दोष हैं लेकिन विशेष दोष के कारण हुआ है। विशेष मापन की समस्या। मापन का मतलब बच्चों क्या होता है? मापन का मतलब है कि जैसे एक गाय या एक भैंस के बदले में हमारे को 5.5 बकरी देनी है। अब 5.5 बकरी कैसे दी जाए, ये मापन हो गया हमारे पास। गाय को या भैंस को काटा नहीं जा सकता, वह यूजलेस हो जाएगी। बकरी को बढ़ाया नहीं जा सकता, वह क्योंकि मापन से अधिक हो जाएगी, इसलिए मुद्रा का जन्म हुआ। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? विभाजन। विभाजन बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, यही जो मापन की समस्या है वही विभाजन की समस्या है कि विभाजन किस प्रकार से वस्तु का किया जाए। नंबर 3 पॉइंट है संचय की समस्या। संचय का मतलब बच्चों क्या होता है? संचय का मतलब होता है कि जो वस्तु संचित करने के लिए सक्षम हो, वस्तु का संचय करना। वस्तु को संचय करने का मतलब क्या है? यहाँ पर वस्तु को संचय करने का मतलब है कि हमने 4 गायें अपनी बेटी की शादी के लिए जो 3 साल के बाद होनी है वो रखनी है। अब वो गायें संचित होने के बाद गायें जीवित रहेंगी नहीं रहेंगी, ये संचय की बहुत बड़ी समस्या आती है। चलो गाय की बात आप छोड़ते हैं, गाय के साथ साथ एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। सपोज कि हम चीनी के व्यापारी हैं, शक्कर के व्यापारी हैं, खांड के व्यापारी हैं। तो इस खांड के व्यापारी होने के बाद हमारे पास क्या समस्या आएगी? यही समस्या आएगी, उसमें चीनी, चींटियां वगैरह जो है वो लग जाएंगी और जो हमारी समस्या है संचय की वह बढ़ने लगेगी। हमारे पास मुद्रा का जन्म हुआ और विशेष तौर पर यह कहा गया कि इटली के रोम में, अब रोम का नाम यहाँ क्यों आया? क्योंकि रोम व्यापार की पौराणिक राजधानी रही है। इस समस्या का समाधान मुद्रा के रूप में
हुआ है। इटली के रोम में समस्या का समाधान हुआ है। मुद्रा का ऐतिहासिक विकास। मुद्रा के ऐतिहासिक विकास को निम्न भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पहली है वस्तु मुद्रा। ये वस्तु मुद्रा क्या चीज होती है? देखो बच्चों, वस्तु मुद्रा क्या चीज है? वस्तु मुद्रा बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है इसका कि एक ऐसी वस्तु को हमने मानक मान लिया कि यह मुद्रा के रूप में कार्य करेगी। कोई भी एक वस्तु हमने ले ली, और वस्तु कैसे ली हमने? मे बी पॉसिबल हो सकता है कि राजा द्वारा उसको मानक किया गया हो सकता है प्रधान द्वारा उसको मानक किया गया हो। तो पहली हमारे पास समस्या वो है वस्तु मुद्रा का युग। नंबर 2 है धातु मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु मुद्रा का युग, क्योंकि वस्तु मुद्रा के युग के बाद धातु मुद्रा का युग आया है। धातु मुद्रा के युग में 3 प्रकार की धातुएं प्रचलित रही हैं। लगभग 3 प्रकार की धातुएं प्रचलित रही हैं। पहला सोने की सिक्के, दूसरा चांदी के सिक्के, तीसरा तांबे के सिक्के, उसके बाद विभिन्न प्रकार के सिक्के, पीतल के सिक्के, एल्यूमिनियम के सिक्के। लेकिन सोना चांदी के सिक्के तो विशेष तौर पर यहाँ पर रखे गए हैं। तो धातु मुद्रा का युग रहा है, यह राजकीय युग भी कहलाता है। उसके बाद नंबर 3 पर पत्र मुद्रा का युग। धातु मुद्रा के बाद हमारे पास है किसकी? पत्र मुद्रा की। अब धातु मुद्रा समाप्त होने लगी। यहाँ पर एक हमारे जो अर्थशास्त्री रहे हैं, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? सोने की मुद्रा सामने आई, सोने के बाद चांदी की मुद्रा सामने आई। तो सोने की मुद्रा गायब हो गई चांदी की मुद्रा के अपेक्षाकृत। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जितनी भी धातुएं आती रही बाजार के अंदर, जितनी भी धातुएं आती रही बाजार के अंदर, चाहे वो किसी राजा ने रखी है, चाहे वो किसी टकसाल में हुई है, वह मुद्रा धीरे धीरे गायब हो गई। और इसी कारण से पत्र मुद्रा का जन्म हुआ। वर्तमान का जो हम युग देख रहे हैं, यह पत्र मुद्रा का युग है कि विभिन्न देशों की मुद्रा में पत्र मुद्रा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 4 शाक मुद्रा। ये वर्तमान युग की सबसे अच्छी मुद्रा है, शाक मुद्रा। हम पत्र मुद्रा के बाद चलते हैं शाक मुद्रा पर। शाक मुद्रा में क्या है? हमारे पास चेक, बिल, हुंडी इत्यादि ये हमारे पास मुद्राएं हैं। इन मुद्रा को हमने लिया और इस मुद्रा के साथ ही हमने मुद्रा का एक क्रमिक विकास देखा। अब है आधुनिक मुद्रा। आधुनिक मुद्रा अगर हम देखते हैं, हमारे पास आधुनिक मुद्रा क्या है? आधुनिक मुद्रा में हमारे पास क्रेडिट कार्ड आ गया। हमारे पास मुद्रा नहीं है, लेकिन कार्ड मुद्रा, जो प्लास्टिक कार्ड की जो मुद्रा है, उसमें डेबिट कार्ड भी हो सकता है, उसमें क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, उसमें अन्य कार्ड भी हो सकते हैं। तो ये कार्ड जो मुद्रा हमारे पास आई है बच्चों, ये कार्ड मुद्रा हमारे पास आधुनिक युग में आई है। और ये वर्तमान का जो आधुनिक युग है, ये ई युग, इलेक्ट्रॉनिक युग भी कहलाता है। ये भी ध्यान रहे, ये अगर क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आता है ई युग क्या है या ई युग हमारे पास आधुनिक युग है। और आधुनिक युग में हम जो मुद्रा अपनाते हैं वो मुद्रा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है सारी की सारी। हमारी जेब में कुछ नहीं है, हमारी जेब में एक मोबाइल पड़ा हुआ है, उस मोबाइल के अंदर एक पासवर्ड पड़ा हुआ है, उस पासवर्ड से हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आधुनिक युग हमारे पास आता है। अब है वस्तु मुद्रा का युग। देखिएगा वस्तु मुद्रा के युग को निम्न आधार पर वर्णित किया गया है। नंबर 1 आखेट। आखेट का मतलब होता है हमारे पास कि हम कहीं पर जाकर के किसी को मारे। मनुष्य जंगली अवस्था में रह करके, सबसे पहले मनुष्य कैसी अवस्था में रह रहा था? जब मनुष्य धरती पर आया होगा तो जंगली अवस्था में रह रहा था। तो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसने शिकार करना प्रारंभ किया। उसने जानवरों का शिकार किया और जानवरों का शिकार करने के बाद मांस को खाया और खाल को पहना। मांस को तो खाया और खाल को पहना। हड्डियों का उसने क्या किया होगा? जो भी किया हो उस समय के लिए हड्डी को मुद्रा के रूप में उसने रखा। हड्डी को मुद्रा के रूप में रखा है कि किस प्रकार की हड्डियां, जिस प्रकार की हड्डियां सुनिश्चित की गई उसी प्रकार की हड्डी को मुद्रा के रूप में रख लिया गया। नंबर 2 पर है चारागाह युग में मुद्रा। चारागाह, जब आखेट युग के बाद कृषि युग आ गया हमारे पास चारागाह युग। पालतू जानवरों के व्यापार से मुद्रा का युग का प्रारंभ हुआ। पालतू जानवर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि मुद्रा के रूप में जाने जाने लगे। कृषि युग, इस युग में आरंभिक तौर पर मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया और अनाज के रूप में मुद्रा को एक नया रूप दे दिया। क्या किया? कृषि युग में
जो मनुष्य हमारा था, जो समाज हमारा था, उस समाज ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न प्रकार की खेती उसने प्रारंभ कर दी, गेहूं की खेती, चावल की खेती, और ये जो हमारे पास खेती हुई उस खेती को उसने मुद्रा का रूप दे दिया। शिल्प युग, इस युग में मनुष्य मिट्टी के बर्तन, लोहे की वस्तु, धातु का सामान आदि, अर्थात ये जो शिल्प युग हमारे पास रहा है, ये जो शिल्प युग हमारे पास रहा है, ये शिल्प युग ऐसा युग है जिसमें शिल्पकारों में बहुत सारे शिल्पकार आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही शिल्पकार आएगा, नहीं, बहुत सारे शिल्पकार हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन, नाई सेविंग करना या बाल बनाना, इसके अलावा बुनकर कपड़े बुनने का काम करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब मुद्रा के रूप में धीरे धीरे जाने लगे। धातु मुद्रा का युग, धातु मुद्रा के युग से पहले मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या संचय की थी। मनुष्य की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो किसकी थी? संचय की। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हमारे पास वस्तु विनिमय की समस्या थी उसमें एक समस्या संचय की थी, कि संचय करने की दिक्कत हमें होती थी। इस संचय की समस्या को दूर करने के लिए मनुष्य ने धातु की खोज की। मतलब उसने गड्ढे वड्ढे खोदे होंगे, उसे कुछ मिला होगा, वो धातु किसके रूप में आने लगी? मुद्रा के रूप में आने लगी। उस पर कुछ लोगों ने एकाधिकार कर लिया। जिन लोगों ने धातु की खोज की, जिन लोगों ने धातु को प्राप्त किया, और उसी का एकाधिकार उस पर हो गया। उसने बांटा नहीं, समाज में उसको बांटा नहीं है। उसने क्या किया? उसने समाज में बांटने की बजाय अपने पास एकत्रित कर लिया, और अपने को क्या मानने लगा? अपना उस धातु का राजा मानने लगा, कि वह धातु उसकी है, वह उसका राजा है, उसके कहने पर ही वह धातु समाज के अंदर मानी जाएगी, चली जाएगी। जैसे लोहा, पीतल, तांबा आदि आपने देखा भी होगा, आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा भी होगा कि राजा लोग क्या करते थे? सोने पर कब्जा कर लिया, चांदी पर कब्जा कर लिया, धातु पर कब्जा कर लिया, पीतल पर कब्जा कर लिया, तांबे पर कब्जा कर लिया, और जिस पर ये अधिक मात्रा में होती थी वही उसका राजा कहलाता था। वर्तमान युग को अगर हम धातु मुद्रा से जोड़ें, वर्तमान युग में लोहे की मुद्रा जो हमारे पास, जिसने लोहे पे कब्जा कर लिया, वर्तमान युग में वह राजा कहलाएगा। वर्तमान युग की जो बात है, और धीरे धीरे यह धातु मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। पत्र मुद्रा का युग, जब सोना और चांदी जैसी कीमती धातु का प्रयोग मुद्रा में हुआ, तब मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ। सोना भी, चांदी भी, और इसके अलावा फिर पीतल के अलावा जो भी और भी जो हमारे पास जो धातु मुद्रा थी, वह तब पत्र मुद्रा के रूप में, जब धीरे धीरे वो समाप्त हो गई, तो हमने क्या ले लिया? पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा कैसे लिया? पत्र मुद्रा सांकेतिक ले लिया। सबसे पहले तो हमने कैसे लिया? सांकेतिक। एक मोहल्ला था, इस मोहल्ले के अंदर एक राजा रहा, या प्रधान रहा, या सभासद, वर्तमान दिशा में सभासद मान लीजिए। तो सभासद ने क्या किया कि सभासद की मोहर लग गई, कहला भाई ये 5 रुपए का काम करेंगे, ये 10 के बराबर ये मुद्रा का हमारे पास है, इस जिस पर ये अंक लिखा हुआ होगा, उस अंक से आपको भैंस मिल जाएगी, इस पे ये अंक लिखा होगा, उससे गाय मिल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या रहा हमारे पास? पत्र मुद्रा का क्रमिक विकास प्रारंभ हो गया। और इसी प्रकार पत्र मुद्रा को विभिन्न राजाओं ने विधि ग्राही है, जैसा कि आपको बताया मैंने आपको कि विधि ग्राही है, मतलब कब्जा कर लिया और अपनी मुद्रा मान करके, विधि ग्राही का मतलब अपनी मुद्रा मान करके, राजकीय मुद्रा मान के, राजकीय कोष की मुद्रा मान करके उसको राजकीय मुद्रा घोषित कर दिया। शाख मुद्रा का युग हमारे पास। शाख मुद्रा का युग, व्यापार लघु उद्योग, व्यापार लघु उद्योग। अब आप ये कहेंगे कि व्यापार और लघु उद्योग दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग। व्यापार जो होता है वह विस्तृत मात्रा में होता है, लघु उद्योग छोटी मात्रा में, MSME जिसे वर्तमान का नाम दिया है। मध्यम युग और औद्योगिक युग, औद्योगिक युग की क्रांति के कारण वाणिज्य का विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी। जब मनुष्य की आवश्यकताएं हमारी बढ़ी, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा, व्यापार बढ़ा, समाज बढ़ा, समाज बढ़ा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट बढ़ी, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, उसके अलावा और बहुत सारे कार्य बढ़ने लगे। और हमारा क्या विकास हुआ? वाणिज्य का विकास हुआ। और इसी वाणिज्य के विकास ने मुद्रा को
बैंकों को जन्म दे दिया, बैंकों को जन्म दे दिया। बैंकों का जन्म भी इटली से हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखना। बैंकों का जो प्रथम जन्म हुआ है वो भी इटली से हुआ। बेंच वर्ड प्रयुक्त सबसे पहले हुआ है। बैंक आधुनिक नाम है, लेकिन इटली में जो लीरा रहा हमारे पास वो बेंच शब्द से रहा है, तो बैंकों को जन्म दिया। बैंकों ने साख आधार पर उधार देना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे उद्योग हमारा बढ़ा, पैसे की आवश्यकता हमारी बढ़ती है। जब पैसे की आवश्यकता बढ़ी, उसे बैंकों ने पूरा किया। बैंक क्यों पूरा करेंगी? बैंक करेंगे साख के आधार पर। सबसे पहले उसने 1 रुपया उधार देने की कोशिश की। जब 1 रुपया उधार दिया, 1 रुपया उसको वापस मिल गया, उसने समझा ए नाम का जो व्यक्ति है वह ए नाम का व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि उसने 1 रुपया वापस कर दिया। साख बन गई हमारी, गुडविल बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं इसको। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि ये CIBIL सिबिल बोलते हैं, क्रेडिट। जिसकी सिबिल अच्छी होती है उसको लोन्स अच्छे मिलते हैं आज की दशा में। अगर आज की दशा का हम देखें, क्रेडिट एक पैन कार्ड नंबर आपको मिल जाता है, उस पैन कार्ड नंबर पे सिबिल स्कोर आपका जनरेट होता है, और जिसका सिबिल स्कोर जितना ज्यादा होगा उसको उतना अधिक लोन मिलने की संभावना रहेगी। बैंकों ने साख के आधार पर उधार देना प्रारंभ कर दिया, जिसमें चेक, बैंक, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ये हमारे क्या रहे? ये हमारे साख मुद्रा के प्रकार रहे हैं। साख मुद्रा की भिन्नताएं नहीं है। चेक, बैंक, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी। हुंडी वर्तमान में बंद हो चुका है, प्रतिज्ञा पत्र चालू है, चेक चालू है, बैंक चालू है। धन्यवाद। आधुनिक मुद्रा का युग। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का मतलब ई बैंकिंग, ई बैंकिंग वर्तमान में विकसित हो गई, और इसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से ई बैंकिंग को जन्म मिला। ई बैंकिंग का मतलब है कि आपके पास नोट नहीं है, आपके पास मुद्रा नहीं है, आपके पास कार्ड मुद्रा है। इसको प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। आपके पास कार्ड है, आप जाते हैं, स्वेप करते हैं उसको, वो आपकी मुद्रा के रूप में बन जाती है। आपके पास मोबाइल के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐप पड़े हुए हैं, उस ऐप के आधार पर आप अपनी मुद्रा को जन्म देते हैं। इसके विकास के साथ साथ नई मुद्रा चलन में आई, जिससे प्लास्टिक मुद्रा कहा गया। ये कार्ड मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा एक ही बात है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि। मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मुद्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। पहले कठिनाई, और वैसे भी मैंने आपको शुरू में ही बताया और एक जर्नल फंडा बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर पेट को भूख लगी है, व्यक्ति को भूख लगी है, तो वह रोटी की तरफ भागेगा, क्योंकि आवश्यकता उसकी जनरेट हुई है। इसी प्रकार से वस्तु विनिमय की जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। और वो कमियां कौन कौन सी थी हमारे पास विनिमय, संचय आदि की जो कमियां थी, उसके आधार पर मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया, और मुद्रा ने उन सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया जो वस्तु विनिमय के समय में उसको दी गई थी। दोहरा सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहरा सहयोग का मतलब पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था कि दोहरा संयोग क्या है हमारे पास, कि दो वस्तुओं के बगैर मुद्रा संभव नहीं थी। दो वस्तुओं के बगैर मुद्रा कह रहा हूं, वस्तु विनिमय संभव नहीं था। दो व्यक्ति होना आवश्यक है। अब दो व्यक्ति नहीं है, आज के समय में मुद्रा ने कैसे दूर किया उसको? आप जेब में पैसा डाल के जाइएगा, बाजार से सामान ले आइएगा, उसमें ढूंढने की आवश्यकता आपको नहीं है कि चीनी किसके पास है, शक्कर किसके पास है, किसके पास क्या है। इसलिए दोहरे संयोग की जो संभावना हमारे पास थी, मुद्रा ने वस्तु विनिमय की इस समस्या को दूर कर दिया, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से एकल व्यवस्था लागू हो गई। एक व्यक्ति के पास नोट है और एक व्यक्ति के पास सामान है, इसीलिए एकल व्यवस्था लागू हो गई। दूसरा मूल्य का आधार, जो मापन, ये मापन एक समस्या रही है बच्चों।
मुद्रा वस्तु विनिमय के समय में तो मुद्रा ने मापन की कठिनाई को समाप्त करने में अपनी विशेष भूमिका अदा की। मापन की समस्या, मापन मैंने आपको पहले उदाहरण के तौर पर बताया कि एक भैंस 5 बकरियों के बराबर है, लेकिन वह 5 बकरियों को नहीं देना चाहता, तो अब भैंस का मापन कैसे किया जाए, ये मुद्रा ने इसको दूर कर दिया। संचय व भविष्य भुगतान, संचय और भविष्य भुगतान। भविष्य भुगतान संचय के साथ में वर्ड जोड़ा गया है, लेकिन मेन वर्ड क्या है कि संचय करना। मुद्रा बहुत कम स्थान घेरती है और इसको आसानी से संचित किया जा सकता है। भैंस गाय संचयकरण करते हैं तो उसके लिए तबेला चाहिए, लेकिन मुद्रा के लिए बहुत कम स्थान चाहिए, बहुत ही कम स्थान, और वर्तमान में कम स्थान भी नहीं चाहिए। वर्तमान में वह मुद्रा बैंक के रूप में संचित की जा सकती है, और इसी कारण से भविष्य में भुगतान करने में इसकी सुविधा प्रयोग की जाने लगी। सारांश देखो बच्चों, क्या तो हमने पढ़ा और क्या हमने सीखा, क्या तो हमने पढ़ा और क्या हमने सीखा। हमने मुद्रा का जन्म पढ़ा। मुद्रा के जन्म से पहले हमने वस्तु विनिमय पढ़ा। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु से बदले में वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय। मुद्रा क्यों आई बाजार के अंदर? मुद्रा बाजार में क्यों आई? वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और क्या पढ़ा हमने? मुद्रा का क्रमिक विकास कैसे हुआ, मुद्रा का क्रमिक विकास कैसे हुआ। मुद्रा का क्रमिक विकास हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास उसका कैसे लागू हुआ। यहां पर मुद्रा ने वस्तु विनिमय के लगभग सभी प्रकार के दोषों को, मुद्रा का अपना दोष बकाया रह गया, लेकिन मुद्रा ने वस्तु विनिमय के लगभग सभी प्रकार के दोषों को दूर कर दिया। मनुष्य के पारिवारिक, सामाजिक विकास के रास्ते प्रशस्त कर दिए। मतलब नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी प्रश्न, आखेट युग में मुद्रा का उदाहरण। आखेट युग में बच्चों मुद्रा के उदाहरण हमारे पास, आखेट युग है क्या, पहले तो इस बात पे दोबारा भी चर्चा कर ली जाए। आखेट युग में हम केवल शिकार करते थे। शिकार किसका करते थे? जानवरों का। आज जानवर के पास 3 चीजें हैं। पहली क्या है? खाल है। दूसरा क्या है? मांस है। तीसरा क्या है? हड्डी है। ठीक है, मांस को खाया, मांस को खाया और खाल को पहना और हड्डी का व्यापार किया। हड्डी का तो 3 प्रकार आखेट युग में आ गए हमारे पास। आखेट युग में मुद्रा के उदाहरण 3 हो गए। हमारा खाल भी हो सकता है, मांस भी हो सकता है और हड्डियां भी हो सकती है। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की किन 3 समस्याओं का अंत किया? मुद्रा ने वस्तु विनिमय की कौन सी? मापन की समस्या, संचय की समस्या और स्थानांतरण की समस्या या हस्तांतरण की समस्या। 3 समस्याओं को दूर किया है। संचय की समस्या, संचय नहीं कर पाते थे, लेकिन मुद्रा के रूप में जब हमारे पास मुद्रा आ गई तो हमने मुद्रा को संचित कर लिया। उसके बाद संचय के बाद क्या हमारे पास है? मापन। हमने मापन कर लिया। मापन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने एक स्थित मानक बना दिया कि एक किताब 5 रुपए की। उसके लिए ये आवश्यकता नहीं कि एक किताब बराबर 5 भेड़े या 5 मुर्गी, नहीं, वो नहीं आवश्यकता है। केवल आवश्यकता है आपके पास जेब में पैसा और मानक आपका तैयार है। मानक है, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5 रुपए। धातु मुद्रा। धातु मुद्रा क्या है हमारे पास? धातु मुद्रा प्रारंभ हुई है हमारे पास सोने के सिक्के से। सोने के सिक्के के बाद चांदी के सिक्के, चांदी के बाद तांबे के सिक्के, तांबे के बाद हमारे पास पीतल के सिक्के, वर्तमान में एल्यूमिनियम के सिक्के, फिर लोहे के सिक्के। ये सिक्के हमारे पास धातु मुद्रा का कार्य करती हैं। प्रारंभ में ये राजकीय मुद्रा कहलाने लगी, बीच में इनको टकसाल के रूप में दिया गया। प्रत्येक शहर में टकसाल तैयार कर दी गई। उन टकसालों को ये नियंत्रण दे दिया गया कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सिक्के बना सकते हैं। नेक्स्ट साख मुद्रा के उदाहरण। साख मुद्रा के उदाहरण हमारे पास, हमने आपको बताया कि प्रतिज्ञापत्र, हुंडी और इसके अलावा चेक, ये साख मुद्रा के हमारे उदाहरण हैं। मुद्रा का जन्म क्यों हुआ? मुद्रा का जन्म वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को
दूर करने के लिए हुआ। बच्चों ये तो हमारा आज का टॉपिक रहा, लेकिन अगले टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे उस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि अगला टॉपिक हमारे को पढ़ाना है, तो अगले टॉपिक पे ये चर्चा कर ली जाए अगले टॉपिक में हमें क्या पढ़ाना है। अगले टॉपिक में मुद्रा का महत्व पढ़ना है हमारे पास। मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है। तो वर्तमान में जो हमने सीखा उसको लिंक करना है मुद्रा के कार्यों से। तो मुद्रा के किस प्रकार के कार्य हमारे पास हैं। धन्यवाद, नमस्कार।